एक बेस्ट फोरमैन बनने के लिए या तो एक आप फोरमैन में काम करें, जॉबर में काम करें, तो एक बढ़िया जॉबर, बढ़िया मास्टर होने के लिए आपके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए और क्या क्या आपको ध्यान देना चाहिए काम के बारे में। तो ये टॉपिक का मेन क्या गोल है। तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप जैसे भी काम करें साथ में कुछ हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए। जिस फॉलो यानी कि हमारे वीडियो से कुछ गाइडलाइंस मिल रहा होगा आपके लिए, या तो कुछ नॉलेज भी मिल रहा होगा। हो सकता है 2%, 4%, 10% आपके लिए अगर हेल्प हो रहा है तो हमारे जो मेहनत है वो मैं मानूंगा कि हाँ हमारा मेहनत सक्सेस हुआ। अगर आपके लिए कोई और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो की ज़रूरत है तो उसके ऊपर आप कमेंट जरूर करिए। तो आज की जो वीडियो आज के टॉपिक के ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। ज़्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज का टॉपिक है, हेडिंग क्या है, फोरमैन, टेक्नीशियन, जॉबर, टेक्लर, मास्टर, ट्रबल शूटर। 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ये डेजिग्नेशन है, इनका ओवरऑल जो वर्किंग होता है, रोल ऑफ वर्किंग एरिया होता है, ये सेम होता है। पर कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग डेजिग्नेशन दिया जाता है। बाकी उनका जो वर्किंग प्रोफाइल होता है डिपार्टमेंट में सेम रहता है। तो ये जो फोरमैन, ट्रबल शूटर, जॉबर लोगों के लिए जो भी काम रहता है या क्या क्वालिटी रहता है, तो क्या चीज़ ध्यान रखना चाहिए, ये इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है, रोल ऑफ है जॉबर, रोल ऑफ है मास्टर इन ए लूम सेट। तो उसको हम पॉइंट वाइज कुछ लिखे हैं। यहाँ पे 8-10 पॉइंट हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा अभी। तो ये 10 मेन पॉइंट है जो मैं उसी में सारा चीज़ कवर किया हूँ। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक। तो पहला पॉइंट में चलते हैं। मेरे पास थोड़ा मार्कर की प्रॉब्लम था तो मैं इसको थोड़ा पहले लिख दिया हूँ। ये कहीं बुक में, किताब में नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस और मैं जितना देखा हूँ उस आधार पर ये मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये बनाया हूँ। तो ये ज़्यादातर आपके लिए हेल्प होगा। अगर क्या चीज़ में क्या कमी है, क्या चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, तो इस हिसाब से आप मतलब एक नोट बना सकते हो कि मेरे को ये देखना है अगर आप फोरमैन, जॉबर में, मास्टर में काम करें तो, ठीक है। चलते, पहला पॉइंट है सेल्फ मोटिवेटेड, गुड पर्सनालिटी, स्पीकिंग क्वालिटी, हैंडल वर्किंग प्रेशर एंड लर्निंग एटीट्यूड, ठीक है। तो यह पर जो है पहला पॉइंट है सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड एक वर्ड है, गुड पर्सनालिटी एक वर्ड है, ये अलग अलग वर्ड है। इसके बारे में अभी जानेंगे क्या है सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड यानी आप अपनों को, अपने आपको कोई बोले ना और आप अपने हिसाब से खुद को मतलब क्या करना चाहिए, खाते के लिए क्या सोचना चाहिए, क्या सोच रख के काम करना चाहिए, वो आपको अंदर होना चाहिए। आप खुद को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। यानी कि आपके अंदर वो हौसला बना के रखना चाहिए। किसी दूसरे आदमी से अगर कोई दबाव बनाता है या कुछ ऐसा बोल देता है कि नेगेटिव पॉइंट बोलता है, उसको नहीं सुनना है। डिपार्टमेंट के लिए आपको एक सोच जो होता है, थिंकिंग का जो एरिया होता है वो बड़ा करना पड़ता है। तो उसका क्या है, मोटिवेट होना पड़ता है। आपका मोटिवेट में क्या होता है, आप जो भी काम करते हो उसको आप इनकरेज के साथ करते हो। और मोटिवेट करने, अगर खुद की मोटिवेट अपने अंदर है तो आप कभी मतलब हरासमेंट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा आपके मन में, ठीक है। इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपका जो काम के ऊपर जो इम्पैक्ट डालेगा, जो इफेक्ट डालेगा, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। कंपनी भले क्या चल रहा है, पोजीशन क्या लॉसेस चल रहा है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट डाउन चल रहा है, ऑफ चल रहा है, इसमें कोई लेन देन नहीं रहता है। आपके खुद की पर्सनैलिटी, खुद की मोटिवेशन जो होता है, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, जिसे आपके जो काम कर रहे हो ना उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आपका जो काम कर रहे हो उसमें काम तो सभी कर रहे हैं, पर वो काम अगर आप अच्छा मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर है, आप खुद मोटिवेट हो के काम कर रहे हो, तो आप हर चीज़ को अपना समझ के काम करोगे। आप डिपार्टमेंट में काम करो, कंपनी का अगर नुकसान होता है तो आप खुद को उसको सोचना चाहिए कि हाँ सही में ये चीज़ करने से ये नुकसान हो रहा है। तो आपको खुद मोटिवेट होना चाहिए। अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हो या खुद के अंदर मोटिवेशन है ही नहीं, तो आप कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हो वहाँ पे कहीं मिस्टेक हो सकता है। कहीं आपका जो काम का जो क्वालिटी रहेगा, जो आगे अगला देख रहा है, तो उसको इतना सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगा। तो अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड एक क्वालिटी है। मतलब पहला पॉइंट है कि जॉबर और मास्टर के अंदर क्या क्वालिटी रहना चाहिए, तो वो जॉबर बनेगा।
या तो जगह जॉबर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिटी होना चाहिए, और नीचे जो पॉइंट है उसमें काम क्या क्या है वो बताया हूँ। तो सेल्फ मोटिवेटेड पॉइंट गया। फिर गुड पर्सनालिटी। गुड पर्सनालिटी क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है एक अच्छा प्लीजेंट बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, गुड पर्सनालिटी होना चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो गुड पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर स्पीकिंग क्वालिटी। स्पीकिंग क्वालिटी में आपका कोई भी चीज़, आप जैसे भी एक शिफ्ट लेवल में काम कर रहे हैं तो आपका अंडर बीम गेटर, वीवर्स, वेब बॉय, फिटर्स, शिफ्ट ऑफिसर, ये सब रहते हैं, क्वालिटी चेकर जो भी, ये सब मतलब आपके साथ में रहते हैं। तो उनको क्या है, या तो आप उन लोगों के साथ में काम कर रहे हैं तो उनको क्या, आप जब कोई चीज़ आप लग रहा है कि ये चीज़ उसको बोले वो काम करे या तो करवाए, या तो कुछ चीज़ें आगे सीनियर को बताना है, तो आपका जो कोडिंग अपना स्पीकिंग क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए। जितना आपका स्पीकिंग क्वालिटी अच्छा होगा, आपका नीचे वाला आपके भाषा को समझ पाएगा, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से वो लोग क्या आपको बात को सुनेंगे, समझेंगे, हो सकता है उनको उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो क्या है अपने काम के हिसाब से वो सुधारेंगे, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो उसमें क्या है आपका है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड स्पीकिंग क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप सीनियर के लोगों के साथ बात करें, कहीं मैनेजर लोग राउंड पे आ गए तो वो कुछ पूछे तो आपके पास वो एक क्वालिटी होना चाहिए, आप वो चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हो, या तो कोई डैमेज आया तो क्या डैमेज है या इसको कैसे कंट्रोल करें, इस चीज़ के ऊपर एक गुड स्पीकिंग क्वालिटी रहेगा, तब जाके हम आगे हमारा जो बातों को आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे आप जूनियर के सामने रिप्रेजेंट करो, चाहे आप सीनियर के साथ रिप्रेजेंट करो, पर उसका एक स्पीकिंग क्वालिटी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हैंडल वर्किंग प्रेशर। हैंडल वर्किंग प्रेशर में क्या है, हैंडल माने आपको उसको कैसे हैंडल करेंगे। आपके पास बहुत सारे काम का प्रेशर रहता है, हो सकता है सीनियर के प्रेशर, नीचे से व्यूअर्स रिलेटेड प्रॉब्लम उसका प्रेशर, कहीं प्रोडक्शन का प्रेशर, कहीं आपका पार्ट्स डैमेज हो रहा है उसके भी प्रेशर। ये सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको, और एफिशिएंसी का प्रेशर जो होता है, आरपीएम का भी आपको अचीव लेना है, इतना आरपीएम तक चलाना है। तो ये सब जो वर्किंग रिलेटेड जितना भी प्रेशर है, ये सबको आपको माइंड में रख के, उसको आपको कूल माइंड में ये सबको मतलब कांस्टेंट फिक्स करके कंसंट्रेशन के साथ आपको जितना भी वर्किंग प्रेशर है वो हैंडल करना चाहिए, ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका जो बैलेंस होता है मेंटली बैलेंस वो खो सकता है। तो इसमें क्या है, आपको जो डिपार्टमेंट देखने का, डिपार्टमेंट को हैंडल करने का, या तो आपका जो काम होता है उसमें कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो आपका एक हैंडल वर्किंग प्रेशर होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद है दूसरा पॉइंट, लर्निंग एटीट्यूड। आपके पास हमेशा जो भी काम कर रहे हो, सेल्फ मोटिवेशन है, डिसिप्लिन है, स्पीकिंग क्वालिटी है, हैंडल वर्किंग प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो, उसके बाद भी आपको सब हर टाइम आपको एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपका जो थिंकिंग पावर होता है, हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि हम आज कुछ और सीखे, हो सकता है और कुछ और ज़्यादा मिल जाए सीखने को। हमेशा एक लर्निंग एटीट्यूड रहे तो क्या आदमी आगे बढ़ता है। लर्निंग एटीट्यूड रहने से तो आपका क्या काम भी अच्छा होता है, और आप जितना दिन उसमें करते जाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। इसलिए कि लर्निंग एटीट्यूड होना, मतलब कि एटीट्यूड है जो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब ये जितना भी बोला, सेल्फ मोटिवेशन, गुड पर्सनालिटी, स्पीकिंग क्वालिटी, हैंडल वर्किंग प्रेशर, लर्निंग एटीट्यूड, ये सब क्या है कि क्वालिटी होना चाहिए एक जॉबर, मास्टर, फोरमैन, टेक्नीशियन, इन सब के पास। तो तीसरा पॉइंट है आवर अबाउट हिज ड्यूटीज एंड वर्किंग पर्सनल्स, ठीक है। यहाँ पे जो गया क्वालिटी के बाद, अभी काम के ऊपर आ रहे, काम अगर कर रहे हैं या तो काम क्या करना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, ये सब जानने के पहले आपको अपना का खुद का ड्यूटी क्या है, खुद का काम क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो ये सब पता होना चाहिए। आवर अबाउट हिज ड्यूटीज, आपके ड्यूटी में क्या काम है क्या नहीं है, वो मतलब उसका मतलब आपको वो नॉलेज होना चाहिए। और आपके को वर्किंग पर्सन का वो जो काम करे उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि अगर वीवर एक काम करे तो वीवर का पूरा काम का डिटेल्स है वो पता होना चाहिए। वीवर वेब टे बॉटम नहीं चला रहा है तो कम, लेकिन बॉटम चलाना वीवर का ही काम है। वीवर अगर नहीं चलाएगा तो उसके लिए स्पेशल आदमी नहीं रखा जाएगा। जैसे कि व्यूवर से पीछे एंड्स दे नहीं देख रहा है, कहीं इंटरगल हो रहा है, धागा एंड्स आके घुस जा रहे ड्रॉपिन में, कहीं गुच्छा आ गया वो भी फंस रहा है, कहीं मल्टीपुल हो गया बंद है तो बंद है। ये क्या है, व्यूवर्स का जो उनका काम, वेब बॉय का जो काम
ये उनका जो अलग अलग काम, बीम गटर्स का क्या काम, ये सबका काम क्या है उसका टोटल अच्छा से अनुभव होना चाहिए। तो उसका उनका काम जानकारी होना चाहिए और अपना खुद का काम जानकारी होना चाहिए। अगर कहीं पे मिस्टेक कर रहा है तो आप उसको क्या उसको सही कर सकते हो। अगर उसके आप खुद के काम के बारे में नॉलेज है, दूसरे काम के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर वहाँ पे क्या दिक्कत होगा उन लोगों को हैंडल करने में। तो ठीक है, तो इसमें क्या अवेयर अबाउट ड्यूटीज एंड को वर्किंग पर्सन, आपके खुद की ड्यूटी, खुद की वर्किंग के ऊपर ध्यान होना चाहिए और अगला आदमी जो काम कर रहा है, नीचे वाला जो काम करे, उनके वर्किंग का पूरा डिटेल से मालूम होना चाहिए ताकि उन लोगों को हैंडल करने में आपको आसान रहेगा। उसके बाद क्या चौथा पॉइंट है, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड बी रेडी फॉर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन। मेंटली स्ट्रॉन्ग यानी कि आपका जो माइंड होता है, जो आपका माइंड होता है, जैसे डिपार्टमेंट में आप डिपार्टमेंट के बाहर क्या कैसे जी रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका जो भी है उसका बहुत कुछ इम्पैक्ट आपको डिपार्टमेंट के अंदर जब काम करते हो, डिपार्टमेंट के अंदर जब आते हो, शिफ्ट के टाइम शिफ्ट में काम करते हो, उसका बहुत असर पड़ता है। तो आप कितना कैसा मतलब आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे कि आप डिपार्टमेंट के बाहर नहीं, मतलब जैसे बाहर रहते हो ड्यूटी के पहले, तो उसमें क्या माइंड फ्री रहता है। जैसे डिपार्टमेंट में आते हो बहुत चीज़ से होता है जो आपको एक साथ माइंड में लेके चलना पड़ता है, उसमें होता है माइंड आपको डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ माइंड में बैठा के उस चीज़ को कंट्रोल करके आपको एक मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग आप रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और काम का जो आपका क्वालिटी आएगा, काम जो करोगे आप, उसका क्या अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे तो आप खुद नर्वसनेस रहेगा तो आप कुछ मशीन में काम करवाना है तो आप नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे क्या है, मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। आपके पास मेंटली स्ट्रांग रहेगा, मेंटली अब अगर स्ट्रांग हो, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगा, आपका काम का जो सीखने का और आप जो कर रहे हो वो भी अच्छा होगा। और ऊपर से क्या होगा, हमारे जो नर्वसनेस नहीं रहेगा। आप खुद अगर नर्वसनेस हो जाओगे तो बाकी लोगों को हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और रेडी फॉर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट का हर टाइम उनका क्या है, चेंजेस होता रहता है, रूल रेगुलेशन में चेंजेस होता रहता है। कुछ काम के बारे में हो, कुछ अपना सेफ्टी के बारे में हो, कुछ मैनेजमेंट से डिसिप्लिन के बारे में हो। ठीक है, तो ये सब क्या क्या है, जो भी इंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से मिलता है, वो मैनेजमेंट का जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो ये मेंटली स्ट्रांग एंड बी रेडी फॉर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया। फिर फिफ्थ पॉइंट है, टेक एंड गिव चार्जेस ऑफ ओन शिफ्ट टू अदर शिफ्ट। जैसे कि अपना टेक चार्जेस ऑफ ओन शिफ्ट एंड गिव टू अनदर शिफ्ट एट द टाइम ऑफ शिफ्ट क्लोज। तो क्या होता है, जैसे कि आप जैसे डिपार्टमेंट में आप पिछला शिफ्ट में क्या काम हुआ है, क्या बाकी है, क्या आके पहले क्या करना चाहिए, जो चार्जेस होता है वो आपको लेना चाहिए। मशीन का राउंड लेना चाहिए, तो चार्ज लो और चार्ज अगला को दो। यानी कि चार्ज लेना, यानी कि आप शिफ्ट में आ रहे हो तो चार्ज पिछला वाले से लो और अगला को जैसे शिफ्ट खत्म होता है फिर दे के जाओ, ताकि क्या डिपार्टमेंट का जो बैलेंस डिस्टर्बेंस नहीं होगा। शिफ्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम आपको चार्ज बराबर लेना है और देना भी है। तो मोस्ट बी नॉलेज ऑफ लूम्स सेटिंग, हाँ ये वाला पॉइंट सबसे बढ़िया है। ये होता है एक क्वालिटी, एक आपका बेसिक चीज़ होता है। फोरमैन बनना है या तो फोरमैन में काम करे तो क्या होना चाहिए। पर ये वाला 6 नंबर जो पॉइंट है, मोस्ट बी नॉलेज ऑफ लूम्स सेटिंग, फैब्रिक डिफेक्ट्स, वार्प, वेफ्ट, पीक, बीफ। एक मोटा मोटी आपको ये जो पॉइंट है इसमें मैं सारा चीज़ बता दिया हूँ। जो फोरमैन लोग होते हैं ये क्या बहुत पूरे, अगर जैसे कि कोई फोरमैन बीवर में हो सकता है, बीवर में पहले काम किए हों, वो 10 साल बीवर में, 8 साल बीवर में काम किया, फिर बिविंगेटर बने, फिर कुछ नॉलेज जैसे हुआ, आप मतलब दिमाग से कुछ उसको काम सीखे, दिमाग का यूज करके कुछ मशीन को सही किए, जैसे कि डैमेज अटेंड किए, फिलिंग अटेंड किए, वार बनाए। तो इसके लिए क्या है, आपको नॉलेज जैसे जैसे आप पुराने जो फोरमैन जबर लोग होते हैं, क्योंकि जबर फोरमैन आने के पहले वो 10 साल कम से कम इंडस्ट्री में काम कर चुके होंगे, इसलिए उनको क्या पास नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि कम से कम ड्राइंग के बारे में, डेंटिंग के बारे में, वार्प, वेफ्ट, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स, तो ये सब के ऊपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और क्या, लूम्स की सेटिंग, जैसे कि आप बीम गेटर में जैसे जैसे काम करते हो तो आपका बैक स्टेक कितने पे रखा, हाइट कितने पे रखा, स्टार्टिंग मारने में क्या ये डाले,
क्या सेटिंग डाले, फिर जियो सेटिंग करते टाइम क्या डाले, फिर एक मान लो क्वालिटी नया चालू कर रहे, वहाँ पे क्या प्रेशर टाइमिंग रख रहे, कितना रीड स्पेस में कितना उसका रिले भार कितना चालू करना है, क्या मेजरिंग जो बैंड होता है प्री वंडर का क्या डायर रहेगा, कितना कैचकेड लेंथ रहेगा, कैचकेड का भरण कैसे रहेगा। तो अब ये सब चीज़ क्या होता है, फिर क्या जैसे बीम गेटर में आदमी काम करते हैं तो उस टाइम ये सब धीरे धीरे पता लग जाता है। फिर जितना भी पुराना होता जाता है फिर ये चीज़ के ऊपर आपका नॉलेज बढ़ जाता है। तो ये क्या है, आप फोरमैन बनने के पहले ये चीज़ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मोस्ट भी नॉलेज ऑफ लूम सेटिंग, लूम के सेटिंग के ऊपर, चाहे आप मैकेनिकल सेटिंग हो, प्रेशर सेटिंग हो, डैमेज सेटिंग हो, ठीक है। फैब्रिक डिफेक्ट्स, फैब्रिक का डिफेक्ट्स के बारे में, लूज पिक, ब्रोकन पिक, बेंड पिक, लेसिंग पिक, स्ट्रेटिंग मार्क, थिन प्लेस, थिक प्लेस, रॉन्ग वेफ्ट, रॉन्ग डिजाइन, रॉन्ग पिक, सेट वेरिएशंस, कंटामिनेशन, इन्हें दुनिया भर का जितना भी डिफेक्ट है ये सबको मालूम होना चाहिए। सब क्या डिफेक्ट मालूम होना चाहिए, उसका नाम, साथ में वो डिजाइन कपड़े में जब आता है उसको पहचानना भी जरूरी है। और वार्प वेफ्ट, वार्प क्या है, वार्प का एंड्स कितना लगता है, क्या रीड स्पेस है, कितना काउंट का है, क्या क्वालिटी, कितना ईपीआई है। वेफ्ट में जैसे कि वेफ्ट में फिलामेंट, स्ट्रेचेबल, नॉन स्ट्रेचेबल, विस्कोस, कॉटन, फिर क्या पीपीआई चलेगा, पिक्स क्या चलेगा, वीव क्या है, एलएसटी, टूल अपना टूल है, प्लेन है, मैट है, रिब है, सैटिन है, ये थोड़ा बहुत आपका नॉलेज होना जरूरी है कि क्वालिटी सेटिंग जब करेंगे, लूम सेटिंग जब करेंगे, इसके ऊपर नॉलेज थोड़ा सा होना बहुत जरूरी है। जैसे आप करते जाओगे तो उसके ऊपर आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा। अभी 7 नंबर पॉइंट में टेकिंग ए राउट ऑफ क्वालिटीज, स्टॉपेजेस, एनी अबनॉर्मलिटीज एंड इट इज और रिपोर्ट टू शिफ्ट इंचार्ज। यहाँ पे क्या है, जैसे ये तो नॉलेज की बात आ गया। जैसे आप डिपार्टमेंट में आए जो राउंड लगा रहे हो तो आपको एक क्वालिटी राउंड लगाना चाहिए। जैसे कि हर एक राउंड लूम, जैसे शिफ्ट बराबर हो गया तो आप अपना काम चले जाओ अपने मशीन पे, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, कितना मशीन आपको देखना है, 50 लूम, 60 लूम, 40 लूम, 20 लूम, जो भी, तो उसमें आपका क्वालिटी का राउंड लगाना चाहिए। क्वालिटी राउंड में आपका वार्प आएगा, वेफ्ट आएगा, पैटर्न आएगा, पीक आएगा, सेल्वेज का, सेल्वेज कम ज़्यादा हो रहा है उसका आएगा, फ्रिंज का आएगा, और आपका इन्नी कपड़े के डैमेज के ऊपर आएगा, ये सब क्वालिटी राउंड में आएगा। और स्टॉपेजेस, कोई भी लूम पे जाते हो क्वालिटी राउंड लगाते लगाते उस पर वायर स्टॉपेज, फिलिंग स्टॉपेज, अदर स्टॉपेजेस लेंगे लिनो की वजह से, या कोई इलेक्ट्रिकल स्टॉपेज, किसमें क्या क्या चीज़ें। जैसे आप राउंड लगाओगे तो वहाँ पे राउंड लगाते जाओ और लिखते जाओ कि ये स्टॉपेज इसमें मेजर है, इसमें फिलिंग ज़्यादा है, इसमें वार्प ज़्यादा है, इसमें लिनो की वजह से 2-4 लूम बंद पड़ जाए जिसको अपन सही करना है, या तो किसमें कोई बेंड पिक आ रहा है उसको भी सही करना है। कोई भी एनी चीज़ जो अबनॉर्मलिटी आपको मिला, कोई क्वालिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई वायर ब्रेकेज, फिलिंग स्टॉप रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी में बेंड पिक डिफेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी में अगर कुछ मशीन रनिंग में आप जा रहे हो, कुछ आवाज़ ऐसा लगा कि नहीं जो गलत है, कोई मिस्टेक, कोई अबनॉर्मलिटी यानी कुछ भी मिला लूम पे, तो ये क्या है आपको देखना है और शिफ्ट इंचार्ज से ये चीज़ बताना है। फिर आप आपस में बात करके फिर कौन से लूम पे क्या एक्शन लोगे, क्या काम करना है, ये सब मतलब फिर फाइनल होता है। तो ये राउंड लगाने से ही ये सब पता लगता है। राउंड लगाना बहुत ज़रूरी है। राउंड लगाने से एक बात और मैं बोलूँगा, कोई भी बॉटम रहता है, कहीं भी रहता है, किसी भी लूम पे कि किसी भी शिफ्ट में, उसमें वो देखना है कि बॉटम कहीं ज़्यादा तो नहीं छोड़ के जा रहा है पिछला वाला, तो ये चीज़ का बहुत देखना चाहिए। बॉटम अगर छोड़ के जाएंगे फिर उसका ज़्यादा बॉटम धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा तो फिर वो क्या नुकसान होता है, फिर उसको चलाने में क्या हम लोग को दिक्कत होता है। फिर नॉन स्टॉप उसको 15 दिन 20 दिन चलाते जाओ, फिर वो मशीन का वर्किंग नहीं आएगा, कपड़ा ख़राब होगा। तो इसमें क्या है, जैसे ही बॉटम 2 4 5 10 हो जाता है उसको उसी टाइम ख़त्म करो, ठीक है। तो ये हो गया अपना राउंड का। अब नॉर्मल स्टेज कुछ मिला तो ये बताना है और उसको एक्शन, करेक्टिव एक्शन लेना है और करना भी है। उसके बाद जैसे आप क्वालिटी राउंड फाउंड लगा दिए, मशीन का स्टॉपेज जैसे राउंड लगा दिए, तो आपके पास एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्टिंग ऑफ लो एफिशिएंसी मशीन्स। जो मशीन आप एफिशिएंसी भी नोट करते जा रहे हो ना, राउंड लगाते जा रहे हो तो एफिशिएंसी भी नोट कर जा रहे हो। एफिशिएंसी नोट करो, अगर कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी है तो वो ऐसे ही बस देखते जाएगा तो वो पता लग जाएगा किस में कितना ब्रेकेज है, क्या नहीं है, किस मशीन में पहले जाना है, किस में बाद में अटेंड करना है, ये सब पता लग जाता है। तो कोई नया फोरमैन बनता है तो उनको क्या लिखित में रहना चाहिए। लिखित में रहेगा तो क्या उनको एक बाद में जब राउंड लगा दिए आके देखे कि हाँ मेरे पास 10 लूम का अभी नोट किया हूँ, 10 लूम पे ये लूम 80 पे चल रहा है, वो 70 में चल रहा है,
तो वहाँ पे क्या है कि लिस्टिंग रहता है, एक लिस्ट रह जाता है। जैसे सब्जी के दुकान में जा रहे हो, पहले आपको प्री प्लान करना पड़ता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मेरे को ये चीज़ लाना है। तो उस समय जैसे राउंड लगाते हो, आपका किस में बॉटम मिला उसका लिखो, किस में आरपीएम कम ज़्यादा हुआ उसका लिखो, किस में नोटिंग हुआ तो वो बराबर चालू हुआ तो उसके बाद उसका परफॉर्मेंस वो लिखो। एनी अबनॉर्मलिटीज, क्वालिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम, फिलिंग स्टॉप, वार ब्रेकेजेस, ये सब जो भी चीज़ें आप लिखते जाओ। फिर बाद में जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या है उसको एक पेज में आप देखोगे ना, फिर आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये काम करना है, उसमें वो काम करना है। तो लिस्टिंग ऑफ लो एफिशिएंसी मशीन्स एंड सॉल्विंग आज फास्ट आज पॉसिबल, उसको एक लिस्ट बना के उसमें फिर टारगेट करना है। 10 लूम हमारे को मिला तो पहले कौन से लूम पे जाना है, फिर सेकंड में किस में जाना है, तीसरे में किस में जाना है, ये सबको लिस्ट करके वो लिस्ट को रखना है। जो लूम हो गया करेक्ट उसको टिक लगाते जाओ, जो नहीं हुआ उसको फिर देखो। तो उसको आज फास्ट आज पॉसिबल आपको मतलब उसको अटेंड करना है। फिर वर्किंग फॉर फाइन ट्यूनिंग ऑफ मशीन। फाइन ट्यूनिंग क्या है, लूम सेटिंग होता है, कोई वार्प रिलेटेड, फिलिंग रिलेटेड, डैमेज रिलेटेड सेटिंग को लूम सेटिंग कहते हैं। और फाइन ट्यूनिंग क्या होता है, लूम सेटिंग होता है लूम का वार्प रिलेटेड स्टॉपेजेस को कंट्रोल करने का जो सेटिंग, डिफेक्ट कंट्रोल करने का जो सेटिंग है, लूम सेटिंग है। और फाइन सेटिंग क्या होता है, जो क्वालिटी चेंजिंग होता है। फाइन सेटिंग होता है एक सेटिंग में लूम चल रहा है, हो सकता है उससे और बेटर सेटिंग मिल सकता है, या तो और बेटर सेटिंग हम कर सकते हैं। जितना आप बेटर करोगे उतना लूम स्मूथ चलेगा, फैब्रिक डिफेक्ट कम होगा ही नहीं। तो वो होता है फाइन सेटिंग। तो फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, जितना फाइनेस्ट ट्यूनिंग सेटिंग रहेगा उसको फाइन ट्यूनिंग कहेंगे। वर्किंग फॉर फाइन ट्यूनिंग, और स्पेशली ये शॉर्ट चेंज जो लूम होता है, जैसे आप गेटिंग के टाइम हो या तो वेब पिक चेंज करके हो, ठीक है, तो जब शॉर्ट चेंज होता है उस लूम पे आपको सेटिंग करना पड़ता है। और फाइन से फाइनेस्ट मतलब फाइन से फाइनर फाइनेस्ट, मतलब आप एक सेटिंग डाले हो उसमें भले 90% चल गया लेकिन वार्प 10-12 आ रहा है, तो उसको और बढ़िया सेटिंग करना है। फाइन से आप एक सेटिंग करो, उससे और बढ़िया सेटिंग करोगे। जितना बढ़िया सेटिंग करोगे, जितना फाइन ट्यूनिंग करोगे लूम की, तो वो लूम उतना बढ़िया चलेगा बिना डैमेज के साथ, और अच्छा चलेगा, और ज़्यादा आरपीएम भी आप ले सकते हो। फिर ये सब करने के बाद, ये सब आप राउंड लगा दिए, लिस्ट कर दिए, किसमें क्या काम है वो कर दिए, उसमें क्वालिटी चेंज हुआ उसका भी देख लिए, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग भी कर लिए। उसके बाद आप जितने भी काम कर ले, हर चीज़ को आप 1 घंटे में 45 मिनट में देखते जाओ। मैं वो काम किया, उसका क्या फ़र्क पड़ा, वो उसमें क्या फ़र्क पड़ा, उसमें क्या फ़र्क पड़ा, इस चीज़ को फिर रिपीट करते जाओ। जो काम करे उस रूम को जाके देखो उसमें क्या काम हुआ, उसमें काम किया तो आगे क्या फ़र्क पड़ा। हर घंटे का, 1.5 घंटे का, आधा घंटे का, 2 घंटे का देखते जाओ। फिर इसमें करते करते फिर आपका 10 लूम, 12 लूम, 15 लूम जो भी आया उसको कंप्लीट करना है। जितना आपको टाइम में एक लिमिट है, आपको 2 घंटा 2.5 घंटे के अंदर ये सारा कवर कर लोगे तो फिर बाद में जो शिफ्ट का प्रोडक्शन वो डाउन नहीं होता है। तो ये जल्दी से जल्दी करना है। मान लो एक लूम प्रॉब्लम कर रहा है, छोड़ दो उसको, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा देख ले, छोड़ दो। फिर अगले दूसरी मशीन में जाओ, उसको ओके कर लो। उसको ओके करने के बाद फिर जो छूटा हुआ है पहले से उसको भी देखना है। तो जो पहले हो जाता है जल्दी जल्दी उसको पहले कर लो, जो थोड़ा लगता है कि नहीं उसमें टाइम लगेगा उसको बाद में देखो। तो उसमें क्या है, आपका जो काम का टेंशन है वो, जैसे ज़्यादा लूम है, अगर 15 लूम है तो 8-10 लूम होंगे जो 15 मिनट में 20 मिनट में थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा काम से वो फंस रहा होगा, प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसको ओके हो जाएगा। वो ओके हो जाने के बाद आपको रिलैक्स हो जाएगा कि बाकी बचा मेरा 3-4 लूम। 3-4 लूम पे क्या करना है, 3-4 लूम पे उसमें क्या करना है, वहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि क्या प्रॉब्लम आता है। आधा घंटा उसमें देखो, 1 घंटा टाइम दो, 40 मिनट दो, जल्दी से जल्दी अटेंड करना। तो ये सब करने के बाद आपको एनालाइज करना है। एनालाइज यानी कि जो आप काम किए हो उसको एक के बाद एक एनालाइज करना है। वो काम का क्या फ़र्क पड़ा, कितना फ़र्क पड़ा, और क्या कर सकते हैं। तो ये होता है एक जॉबर, फोरमैन, मास्टर लूम का एक वर्किंग डिटेल्स एक डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। ये सब होना चाहिए और ये चीज़ को आप रिपीट करते जाओ। फिर डिपार्टमेंट में जैसे सारा काम बराबर हो गया तो आप क्या करते हो, जैसे कि क्वालिटी राउंड लगा लियो, फिर और भी काम है, लेकिन काम तो मोटा मोटी यही है, क्वालिटी सेटिंग, वार्प स्टॉप, फिलिंग स्टॉप, डिफेक्ट अटेंड, और आपका एनी मशीन रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसको आपको सॉल्व करना होता है। तो जॉबर फोरमैन में ये एक मेन टॉपिक था कि उनका वर्किंग डिटेल्स क्या है, उनके पास क्या क्वालिटी रहेगा कि वो एक जॉबर बन सके, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही है, तो अब तक के लिए रहे, धन्यवाद।